हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी को बीबीएयू पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन है उसके ऊपर जो एमसीक्यूज होते हैं वो सिखाने जा रही हूँ। सो इन टुडेज सेशन मैं आप सभी को मीनिंग ऑफ रिसर्च के बारे में कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी बाय यूजिंग एमसीक्यूज। सो बेसिकली बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है उसमें 50% क्वेश्चंस आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर पूछे जाते हैं। ओके, एंड दैट्स वाई ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस टॉपिक के ऊपर आपको हमेशा एक या दो क्वेश्चंस एग्जाम्स में एवरी ईयर पूछे जाते ही है। एंड दैट्स वाई ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। एंड एज वेल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो कॉन्सेप्ट है रिलेवेंट टू दिस टॉपिक ये भी क्लियर हो जाएगी। एंड एज वेल अगर आपको कोई भी डाउट है वो आप मुझे एंड में पूछ सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है। ओके, बिकॉज जैसे कि हमने देखा बीबीएयू पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में 50% एमसीक्यूज आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर पूछे जाते हैं। एंड दैट्स वाई विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्लीट कोर्स आप सभी लोग बीबीएयू पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। सो इस कोर्स में आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों भी है। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ मिलता है। एंड ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। ओके, सो स्टूडेंट्स बेसिकली ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज। एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 मॉक टेस्ट कवर हो जाते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस रिवीजन पीडीएफ आप सभी लोग एक ही पीडीएफ में सारे टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हो। एंड आपको 80% एमसीक्यूज इसी में से ही मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन आप इधर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड देखो कोर्स की फीस भी काफी कम है, विच इज ओनली 699 रुपीज। एंड इन कम फीस में ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करती है ताकि आप सभी लोग अच्छे से पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट दे सके एंड आप सभी लोग बीबीएयू में पीएचडी के लिए एडमिशन भी ले सके। एंड एज वेल ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी भी देती है कि गारंटीड आप सभी लोग पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सके। ओके, so now let us start with our today's session. Now the question 1 is the term research methodology refers to. Now research methodology इस term का मतलब क्या है? So let us see different options. The methods used in data collection and analysis. Whether ये एक method है जिसका इस्तेमाल हम सभी लोग data collection and analysis के लिए करते हैं, या फिर whether the rules for राइटिंग अ रिसर्च पेपर और रिपोर्ट, या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी एक रूल्स है। ओके, जिस रूल्स के साथ हम सभी लोगों को रिसर्च रिपोर्ट एंड पेपर लिखना है, या फिर द स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ स्टडी एंड एनालिसिस, या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी ये कोई स्पेसिफिक मेथड्स है ऑफ स्टडी एंड एनालिसिस, या फिर द थियोरिटिकल पैराडिम्स फॉर डेटा कलेक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, या फिर ये कोई थियोरेटिकल पैराडिम्स है। पैराडिम्स का मतलब होता है कि योर पर्सपेक्टिव और योर अप्रोच, मतलब ये कोई थियोरेटिकल अप्रोच है। ओके, जिस अप्रोच के साथ हम सभी लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी एक होल ब्रांच है। ओके, एंड बेसिकली ये एक टेक्निक भी है। ओके, दिस इज द टेक्निक जिसका इस्तेमाल हम सभी लोग जो इंफॉर्मेशन होती है हमारे स्टडी में, ओके, उस इंफॉर्मेशन को फाइंड एंड एनालाइज करने के लिए करते हैं। एंड एज वेल रिसर्च मेथोडोलॉजी के जितने भी सारे टेक्निक्स हैं उनकी मदद से हम सभी लोग ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि वेदर हमारे रिसर्च के रिजल्ट्स वाकई में वैलिड एंड रिलायबल है या नहीं। एंड उसकी वजह से हम लोग ये भी एड्रेस कर सकते हैं कि रियली द रिजल्ट्स are addressable to the research objectives or not. ओके, मतलब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हमने रिजल्ट्स के साथ एड्रेस किए हैं या नहीं किए हैं ये भी हमें इससे पता चलता है। एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4।
बिकॉज रिसर्च मेथोडोलॉजी ये एक थियोरेटिकल अप्रोच है, जिस अप्रोच के साथ हम सभी लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं एंड एज वेल उसको इंटरप्रीट भी करते हैं. ओके, नेक्स्ट, इन सिंपल टर्म्स रिलायबिलिटी इज द. सो सिंपल टर्म्स में रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? सो वेदर इट इज अ कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑन टेस्ट्स. ओके, मतलब ये कोई टेस्ट के स्कोर्स की कंसिस्टेंसी है, या फिर अप्रोप्रिएटनेस ऑफ इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन टेस्ट स्कोर्स, या फिर वेज इन विच पीपल आर द सेम, या फिर रैंक ऑर्डर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑन सम मेजर. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, रिलायबिलिटी ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिसर्च में, बिकॉज रिलायबिलिटी जो है बेसिकली इसका मतलब होता है कि हाउ स्टेबल यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ योर होल रिसर्च प्रोसेस. मतलब अगर आप किसी भी रिसर्च प्रोसेस को बार बार डिफरेंट सिचुएशंस में करते हो बाय यूजिंग द सिमिलर स्टैटिस्टिकल टेस्ट, देन उसके बाद आपको बार बार कितनी बार स्टेबल रिजल्ट्स मिलते हैं. ओके, मतलब कंसिस्टेंट आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, उसे बेसिकली रिलायबिलिटी कहा जाता है. एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1. ओके, यानी कि कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑन टेस्ट्स. ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ऑपरेशनल डेफिनेशंस हैव. नाउ ऑपरेशनल डेफिनेशंस को क्या होता है, मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली क्या है, वेदर उनका जो मीनिंग लिमिटेड है या फिर उनका एक्सटेंसिव मीनिंग है, या फिर सेक्टरल मीनिंग है, या फिर यूनिवर्सल मीनिंग. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि एग्जैक्टली ऑपरेशनल डेफिनेशंस है क्या. ओके, सो बेसिकली ऑपरेशनल डेफिनेशंस ये प्रोसीजर्स होते हैं और ऑपरेशंस होते हैं जिनका इस्तेमाल हम सभी लोग कॉन्सेप्ट या फिर टर्म्स को मेजर या फिर मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं. ओके, एंड एज वेल ऑपरेशनल डेफिनेशंस ये हम सभी को क्लियर एंड स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करती है ऑफ अ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट और टर्म. ओके, एंड दैट्स व्हाई ऑपरेशनल डेफिनेशंस हैव एक्सटेंसिव मीनिंग, बिकॉज ऑपरेशनल डेफिनेशंस ये हम सभी लोगों को डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक जो एक्सप्लेनेशन होता है ऑफ अ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट वो प्रोवाइड करता है. एंड इसका मतलब यही होता है कि इट हैज़ एन एक्सटेंसिव मीनिंग. ओके, एंड दैट्स व्हाई आप सभी का आंसर यहाँ पे 2 आना चाहिए, विच इज एक्सटेंसिव मीनिंग. नेक्स्ट, एक्सटर्नल वैलिडिटी इन रिसर्च रेफर्स टू. नाउ एक्सटर्नल वैलिडिटी इन रिसर्च का मतलब क्या है? सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था कि रिलायबिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिसर्च में, एंड अलॉन्ग विद दैट वैलिडिटी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एंड वैलिडिटी के 2 टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी एंड इंटरनल वैलिडिटी. एंड यहाँ पे आपको एक्सटर्नल वैलिडिटी के बारे में पूछा है. सो लेट अस सी डिफरेंट ऑप्शंस ओवर हियर. द रिगर ऑफ द स्टडी, यानी कि अध्ययन की कितनी ज़्यादा कठोरता है वो, या फिर एक्यूरेसी ऑफ अ प्रोसीजर, मतलब जो प्रोसीजर आप यूज़ कर रहे हो उसकी एक्यूरेसी कितनी है, या फिर द रिलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम विद द रिसर्चर्स पर्सनल लाइफ, या फिर द एक्सटेंट ऑफ जनरलाइजेबिलिटी दैट द रिजल्ट्स प्रोवाइड, यानी कि आप कितने एक्सटेंट के साथ अपने रिसर्च प्रोसेस के रिजल्ट्स रिसर्च के बाहर के सिचुएशन पर जनरलाइज कर सकते हो. Okay, so let us see what is exactly external validity. So students, external validity का मतलब होता है कि external factors that can affect study must be controlled. मतलब जितने भी सारे external factors होते हैं जो हमारे स्टडी को अफेक्ट करते हैं उनको कंट्रोल करना, यानी कि एक्सटर्नल वैलिडिटी. ओके, एंड वन मोर थिंग इज दैट कि कितने एक्सटेंट के साथ रिसर्च के आउटकम्स हम सभी लोग रिसर्च के बाहर के सिचुएशंस पर जनरलाइज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज नथिंग बट एक्सटर्नल वैलिडिटी, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलिडिटी स्टूडेंट्स? Validity in research basically stands for accuracy of procedures, research instruments और tests. मतलब
जितने भी सारे प्रोसीजर्स, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स और टेस्ट्स हम सभी लोग हमारे रिसर्च प्रोसेस में यूज़ करते हैं, सो उनकी एक्यूरेसी क्या है? सो दिस इज़ नथिंग बट द वैलिडिटी. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी. नाउ इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कंसिस्टेंसी का मेजर है, यानी कि जिसकी मदद से हम सभी लोग कंसिस्टेंसी को मेजर कर सके. सो वेदर इट इज वैलिडिटी, or whether it is objectivity, or whether it is reliability, or whether it is credibility. So students, now all of you understood that कि अगर हम लोग consistency की बात करते हैं then वहाँ पे जो concept आता है research का वो आता है reliability, and अगर हम लोग accuracy की बात करते हैं then वहाँ पे concept आता है validity. And that's why in this question आपका आंसर आना चाहिए 3, which is reliability. बिकॉज रिलायबिलिटी जो है इसका मतलब यही होता है कि आप किसी भी सिचुएशन में रिसर्च प्रोसेस को अगर रिपीट करते हो विद द सेम स्टैटिस्टिकल टेस्ट देन आपको हर बार वही रिजल्ट्स मिलते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट द रिलायबिलिटी. एंड दैट्स व्हाई रिलायबिलिटी इज बेसिकली रेफर्स टू द रिपीटेबिलिटी. ओके, मतलब जब भी आप पूरे रिसर्च प्रोसेस को रिपीट करते हो देन आपको बार बार वही स्टेबल रिजल्ट्स मिलते हैं. ओके, एंड रिलायबिलिटी को हम लोग मेजर नहीं करते, बेसिकली रिलायबिलिटी को एस्टिमेट किया जाता है, इसको मेजर नहीं किया जाता है. ओके, ये पॉइंट आप कंसिडर करो. एंड ऑल ऑफ यू नाउ अंडरस्टूड एग्जैक्टली व्हाट इज वैलिडिटी. ओके, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि आप बेसिकली ऑब्जेक्टिवली रिसर्च कर रहे हो, मतलब अनबायस्ड, वॉट एवर यू आर डूइंग इज अनबायस्ड, वहां पे सभी चीजें फेयरली हो रही है. दिस इज नथिंग बट द ऑब्जेक्टिविटी. एंड व्हाट इज क्रेडिबिलिटी? ओके, सो credibility refers to extent to which research account is believable and appropriate with particular reference, okay, to level of agreement between participants and researcher. So credibility का मतलब ये होता है कि कितने एक्सटेंट तक रिसर्च अकाउंट ये बिलीवेबल है एंड अप्रोप्रिएट है विथ पर्टिकुलर रेफरेंस, टू लेवल ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन पार्टिसिपेंट्स एंड रिसर्चर. मतलब बेसिकली क्रेडिबिलिटी एक ऐसा एक्सटेंट है जिसकी मदद से हम लोग जान सकते हैं कि पार्टिसिपेंट्स एंड रिसर्चर के बीच में कितना बिलीवेबल रिश्ता है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो बेसिकली 3 आना चाहिए, विच इज रिलायबिलिटी. नेक्स्ट इज द बेस्ट मीनिंग ऑफ रिसर्च इज. नाउ रिसर्च का सबसे बेस्ट मीनिंग क्या है? सो लेट अस सी हियर ऑप्शंस. अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. सो रिसर्च ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम सभी लोग साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं, एंड एज वेल हम लोग एग्जिस्टिंग नॉलेज को भी यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं. अडॉप्शन ऑफ क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग फॉर सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स. सो रिसर्च में हम सभी लोग कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, या फिर यहाँ पे हम लोग जनरलाइजेशंस पर आ पहुँचते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डेटा, या फिर ये कोई सर्च है फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ्स ऑफ लाइफ. सो स्टूडेंट्स, रिसर्च ये एक बेसिकली सिस्टमैटिक प्रोसीजर होती है जिसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं एंड जिसकी मदद से हम सभी लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. एंड एज वेल रिसर्च की मदद से हम सभी लोग एग्जिस्टिंग नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर नए नॉलेज को भी सर्च कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1, दैट इज अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि रिसर्च में हम सभी लोग एविडेंस पे ज़्यादा फोकस रहते हैं, एंड हमें यहाँ पे जो प्रूफ चाहिए होता है वो भी प्रॉपर एविडेंस चाहिए होता है, ना कि हमारा थिंकिंग पावर. ऑल ऑफ यू गेटिंग? सो जो हमारा थिंकिंग पावर होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा एविडेंस यहाँ पे ज़्यादा मैटर करता है, एंड दैट्स वाई सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है. एंड अराइविंग एट जनरलाइजेशंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डेटा, ये एक पूरे रिसर्च प्रोसेस का ये एक हिस्सा है, और यू कैन से कि ये एक इंडिविजुअल स्टेप है. ओके, एंड सर्च फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ ये कोई रिसर्च नहीं होता है, बेसिकली इट कम्स अंडर द स्पिरिचुअलिटी पार्ट.
ओके, एंड दैट्स वाई आपका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे 1 है, विच इज एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. ओके, नेक्स्ट रिसर्च इज. नाउ अगेन यहाँ पे आपको रिसर्च के बारे में पूछा है कि रिसर्च एग्जैक्टली है क्या. वेदर इट इज सर्चिंग अगेन एंड अगेन, और वेदर इट इज फाइंडिंग सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, और वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रुथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, और नन ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है, एंड दैट्स वाई पहला तो ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है कि सर्चिंग अगेन एंड अगेन इज नॉट रिसर्च. एंड रिसर्च की मदद से हम सभी लोग किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई आपका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड है. ओके, एंड थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है बिकॉज यहाँ पे दिया है कि वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे, ओके, टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम. या अप टू दिस पार्ट ये स्टेटमेंट सही है, वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे. ओके, बट हम लोग हमेशा किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जो ट्रूथ है उसको यहाँ पे सर्च नहीं करते. कभी कभार हमें प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस है वो फॉल्स भी मिलते हैं. ओके, रिसर्च आपको गारंटी प्रोवाइड नहीं करता है कि आपको जो सॉल्यूशंस मिलेंगे विच विल बी द ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम. ओके, बिकॉज रिसर्च में हम सभी लोग बेसिकली एविडेंस, देन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, इन सभी के ऊपर यहाँ पे हम लोग हमेशा विश्वास रखते हैं, बट स्टिल हमेशा हम सभी लोग यहाँ पे ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम को सर्च नहीं करते. बेसिकली यहाँ पे हमारा फोकस यही रहता है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें. ओके, and that's why your correct answer should be 2. Next, during research, when we avoid speculative and metaphysical approaches and instead concentrate on studying observable facts, it is called. Okay, so during research अगर हम सभी लोग speculative and metaphysical approaches को avoid करते हैं, ओके, यानी कि अटलबाजी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अगर हम लोग अवॉइड करते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम लोग जो ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स है उन पे अगर हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, देन इस प्रकार के अध्ययन को और इस प्रकार के बेसिकली रिसर्च को क्या कहा जाता है. सो वेदर हम उनको फेमिनिज्म बुलाते हैं, या फिर एथनो मेथोडोलॉजी बुलाते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शनिज्म बुलाते हैं, या फिर पॉजिटिविज्म बुलाते हैं. ओके, सो स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप लेट अस सी एग्जैक्टली ये ऑप्शंस है क्या. सो आई विश कि फेमिनिज्म के बारे में आप सभी को पता है, बिकॉज फेमिनिज्म ये एक ऐसा अप्रोच है और ये एक ऐसा यू कैन से कि लॉ है, प्रिंसिपल है, जहाँ पे कहा जाता है कि विमेन को उतने ही इक्वल चांसेस मिलने चाहिए जितने मेन को मिलते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड एज द फेमिनिज्म, यानी कि फेमिनिज्म ये इक्वल राइट्स के ऊपर है, मतलब इक्वल राइट्स होने चाहिए सेक्सेस के बीच में. ओके, व्हाट इज एग्जैक्टली एथनो मेथोडोलॉजी. सो ये एक मेथोडोलॉजी है, ओके, जिसकी मदद हम सभी लोग लेते हैं ताकि हम लोग जान सके कि एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग पर्टिकुलर सोसाइटी में कैसे बिहेव करते. मतलब यहाँ पे हम लोग बेसिकली सोसाइटी के कल्चर के बारे में स्टडी कर सकते हैं, ओके, बाय यूजिंग मेथोडोलॉजी ओवर हियर. देन व्हाट इज कंस्ट्रक्शनिज्म. सो बेसिकली कंस्ट्रक्शनिज्म ये एक लर्निंग थियरी है. Okay, this is a learning theory, and it believes that children construct their new knowledge by constructing physical and manipulative materials. So actually constructionism इस चीज़ पे बिलीव करता है कि चिल्ड्रन जो है वो उनका जो नया नॉलेज होता है वो फिजिकल एंड मैनिपुलेटिव मटेरियल्स को कंस्ट्रक्ट करने के बाद ही करते हैं. ओके, एंड नाउ व्हाट इज पॉजिटिविज्म. सो पॉजिटिविज्म ये एक अप्रोच है. ओके, व्हाट इज दिस अप्रोच. सो इस अप्रोच में बेसिकली जो ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स है उन पे यहाँ पे ज़्यादा भरोसा किया जाता है. ओके, एंड पॉजिटिविज्म कंसर्न्ड विथ ओनली द साइंटिफिक फैक्ट्स. ओके, नॉट द इंट्यूटिव थिंकिंग, और जो चीज़ हम लोग ऐसे ही थिंक करते हैं और जो सुनी सुनाई बातें होती है उन पे यहाँ पे कोई भी भरोसा नहीं किया जाता है. सो पॉजिटिविज्म बेस्ड अपॉन द एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स, एंड दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 4.
Okay, because positivism relies on the scientific methods, observable facts and empirical observation. Okay, नेक्स्ट, वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ साइंस इज, नाउ इनमें से कौन सा साइंस का एक मेन एम है? सो वेदर इट इज परस्यूएशन, प्रेडिक्शन, पोस्टडिक्शन, असर्शन. सो स्टूडेंट्स, नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट कि साइंस का जो मेन एम है वो यही है कि प्रेडिक्शन करना. बिकॉज अगर आप प्रेडिक्शन नहीं करोगे देन आप उसको टेस्ट नहीं करोगे, एंड अगर आप उसको टेस्ट नहीं करोगे देन आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, एंड आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो आप थियरी नहीं बनाओगे. सो दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ अ साइंस बेसिकली, एंड दैट्स व्हाई साइंस का जो मेन एम होता है वो यही होता है कि प्रेडिक्शन करो. व्हाट इज परस्यूएशन? परस्यूएशन का मतलब होता है कि दूसरे पर्सन को कन्विंस करना. ओके, दिस इज नथिंग बट द परस्यूएशन. पोस्टडिक्शन यानी कि जो गुजरे हुए फैक्ट्स है या फिर इंसिडेंट्स है, ओके, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताना, दिस इज कॉल्ड एज पोस्टडिक्शन. एंड देखो, पोस्टडिक्शन ये एग्जैक्टली अपोजिट है प्रेडिक्शन से. जो जैसे प्रेडिक्शन यानी कि इंसिडेंट्स होने से पहले हम लोग उसको प्रेडिक्ट करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, बट पोस्टडिक्शन में जो इंसिडेंट्स पहले से ही हो चुका है उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस देते हैं हम लोग. एंड व्हाट इज असर्शन? असर्शन ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग असर्टिव स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग रियलिटी के बारे में बताते हैं कि यस ये चीज़ है ही. सो उसमें हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस रहते हैं, मतलब देते हैं कि यस दिस इज देयर. सो दिस इज कॉल्ड एज द असर्शन. ओके, Dash has established a close relationship between the growth of thinking and the development of mathematical concepts. So इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसने थिंकिंग का जो ग्रोथ है एंड जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है उसके जो डेवलपमेंट है इनके बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया है? सो वेदर ये रिसर्च है या फिर टेस्ट्स है या फिर इक्वेशन है या फिर डेमोन्स्ट्रेशन है. सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव नोटिस्ड कि जैसे ही हम लोग प्रीलिमिनरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल में आए, देन आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी में गए, सो वैसे वैसे हमारी जो थिंकिंग लेवल है उसमें भी काफ़ी सारी ग्रोथ हुई है, राइट. एंड एज वेल जितने भी सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक सीखे हैं फ्रॉम प्रीलिमिनरी स्कूल टू द यूनिवर्सिटी, ओके, वो कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप होते गए हैं. मतलब सबसे पहले तो हमने न्यूमेरिकल सीखा, राइट. देन आफ्टर दैट हमने काफ़ी सारे इक्वेशन सीखे, देन आफ्टर दैट हमने काफ़ी सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सीखे, एंड आजकल तो हम सभी लोग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को बिजनेस में अप्लाई भी करते हैं. सो जैसे जैसे हमारे थिंकिंग की ग्रोथ होने लगती है वैसे वैसे ही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप हुए हैं. मतलब एक्चुअली जितने भी सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने सीखे हैं, सो उसका जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली हमारे थिंकिंग लेवल पर जाता है. ओके, एंड इसका जो रिलेशनशिप है ये बेसिकली रिसर्च ने इस्टेब्लिश किया है. एंड ऑल ऑफ वी नो दैट, जैसे कि हमने इसी वीडियो में देखा कि रिसर्च की वजह से हम सभी लोग नए नॉलेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई नया नॉलेज क्या होता है? नया नॉलेज यही होता है कि देखो कि वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं. एंड यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स है वो है ग्रोथ ऑफ थिंकिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स. एंड दैट्स वाई इन दोनों ही वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है ये बेसिकली रिसर्च ने ही इस्टेब्लिश किया है. ओके, सो टेस्ट ये तो मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है, इक्वेशन भी उसका ही एक पार्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन करना ये भी इसका ही एक पार्ट है. ओके, सो these are the basic सब parts of mathematical concepts, but your correct answer should be 1. Okay, so students, thank you for watching this session. I hope all of you understood जितना भी मैंने इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया है, but still if you have any doubts आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो. ओके